तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो आपकी यूनिट में सॉलिड दिया गया है, यानी कि सॉलिड से रिलेटेड जो बात की गई है, उसी के से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, जो 12th क्लास का चैप्टर है आपका, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोष से रिलेटेड या फिर चालक की जो है परास के रेंज के अकॉर्डिंग, या फिर सिलिकॉन में अपमिश्रित करने पर एन टाइप पी टाइप को लेकर, या फिर आपके संयोजकता पर इलेक्ट्रॉन को लेकर, या आभासी ठोस किसको बोलते हैं, परस्यूडो सॉलिड किसको बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। किस प्रकार के ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, इस टाइप के क्वेश्चन है। और या स्टाइकोमेट्री जो दोष होते हैं, सब 12th क्लास के हैं आपके, इन पे क्वेश्चन बन चुके हैं। इसलिए चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसी को हम जो एक बार सिलेबस में देखते हैं, मेंशन कहाँ पर है। तो सिलेबस में दोस्तों जो आपकी यूनिट 2 है, मैटर के बारे में, नेचर एंड बिहेवियर के बारे में, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ मैटर सॉलिड के बारे में यहाँ जिक्र है। अब उसने केवल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है कि आप खुश हो रहे हैं कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया। उसने आपसे एक स्टेप आगे 12th क्लास में जो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स थे उन सबको पेपर में कवर किया है। तो आपको यदि दरोगा बनना है तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसको हम अच्छे से तरीके से डिस्कस करते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं ताकि पेपर में अब क्वेश्चन ना छूटे। तो लास्ट वीडियो में मैं मैटर की आपको 5 स्टेट बता चुका था, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसके बाद प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, पांचों की पांचों अवस्थाओं के बारे में बात कर चुका था। यदि वीडियो नहीं देखे पहले आप उसको देखें, सीक्वेंस वाइज आपको कवर होगा। तो इसमें से अब हम ठोस अवस्था को डिटेल वाइज पढ़ते हैं। ठोस के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में क्या होता है, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। यानी कि जो सॉलिड होता है, जैसे आपके हाथ में फ़ोन ही है, ये भी सॉलिड है, ये ठोस है, ना तो इसका आकार चेंज होगा ना आयतन चेंज होगा, इतना ही रहेगा, चाहे आप 4 साल चलाओ चाहे 5 साल। अंतराणु के बल सबसे अधिक होते हैं, आपने देखा होगा, आप इसको तोड़ नहीं सकते आसानी से, इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हुई है, यानी कि हार्ड नेचर का बना हुआ है। आंतरिक बल क्या होते हैं, सबसे अधिक होते हैं। बहने का गुण इनमें नहीं होता। बहने का मतलब आपने फ़ोन जहाँ रख दिया वहीं रखा रहेगा, बह के कहीं और नहीं जाएगा। तो इसके ठोस की प्रॉपर्टीज होती है। अब इसको डिवाइडेशन किया गया है, इसका डिवाइडेशन 2 टाइप से किया गया है, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इन्हीं को आभासी ठोस बोला जाता है, जिस पे क्वेश्चन बना चुका है एग्जामिनर। तो क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलते हैं, ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, देखो, अक्रिस्टलीय में अमोर्फस सॉलिड भी इसी को बोला जाता है, परस्यूडो सॉलिड भी इसी को, आभासी ठोस भी इसी को बोला जाता है, और सुपर कोल्डेड लिक्विड भी इसी को बोला जाता है। अब इसके जो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं वो इम्पोर्टेंट है, नमक, चीनी, वास्तविक ठोस और विषम देशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं, जिनके प्रत्येक दिशा में गुण ज्ञात किए जाने पर अलग अलग आते हैं। और ये रियल ठोस होते हैं, कौन से, क्रिस्टलीय ठोस। नमक और चीनी किसका एग्जाम्पल है, आपके क्रिस्टलीय ठोस का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस में जो एग्जाम्पल ध्यान रखने, कांच ये आपका आभासी ठोस होता है, रबड़ अक्रिस्टलीय या आभासी ठोस में आएगा, प्लास्टिक ये समदेशिक होते हैं, प्रत्येक दिशा में ज्ञात किए जाने पर इनके गुण समान आते हैं। वो क्या कहलाएंगे, आपके अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। दोनों में अंतर आपको ध्यान कर लेने, दिमाग में सेट कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। अब आयनिक ठोस की बात करते हैं। आयनिक ठोस किसे बोलते हैं, जिसमें जिन ठोस में आयन्स पाए जाए, यानी कि धनायन भी हो और ऋणायन भी हो, तो उनके दोनों के मध्य जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, आयनिक ठोस। ये अक्सर एक धातु और एक अधातु के मध्य बनता है। तो एक धातु और एक अधातु के मध्य बनता है। तो धातु सोडियम है और क्लोरीन क्या है, अधातु। तो NaCl, ZnS सल्फर विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इनके गलनांक भी हाई होते हैं, क्योंकि धातु या धातु दो जनों की बॉन्डिंग हो रही है खतरनाक वाली, तो इनके गलनांक भी, इनको गलाने के लिए बहुत हीट की आवश्यकता होगी। विद्युत और ऊष्मा के क्या होंगे, कुचालक होंगे। नमक देखो विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन यदि नमक को आपने पानी में डाला तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, तब विद्युत का चालन करने लगता है, ठीक है। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक ठोस किसे बोलते हैं, जिसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा उसी में सहसंयोजक ठोस होगा। अधातु परमाणविक सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, जैसे हीरा ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट अत्यधिक कठोर होते हैं। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, कुचालक होते हैं और गलनांक इनके उच्च होते हैं, जैसे हीरा को देख लो। लेकिन एक इनमें जो ग्रेफाइट है वो एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का चालन करती है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, जो आपकी पेंसिल की निप होती है ना, निप, उसमें जो कार्बन आता है बीच में घुसा हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट होता है, वो विद्युत का चालन करता है। सहसंयोजक ठोस हो जाएगा। ठोस के विद्युतीय गुण पर भी उसने क्वेश्चन पूछा है परास को लेकर, वो आपको मैं तीनों की लिखवा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ठोसों के विद्युतीय गुण
ठोस 3 प्रकार के जो विद्युतीय गुण रखेंगे, चालक कौन सा होगा, कुचालक कौन सा होगा, जिसको अचालक भी बोलते हैं, और ये अर्धचालक, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों चीज़ें हो जाएंगी। इंग्लिश में भी आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा। देखो चालक किसको बोलेंगे, जिसकी चालकता की परास 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होगी। ये चालकता का मात्रक है, पीछे जो लिखा हुआ है चालकता का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जब फिजिक्स पढ़ाई जाएगी तब आपको कवर करा दिया जाएगा। फिलहाल चालकता देखो, चालकता 4 से 7, चालकता 4 से 7 ध्यान हो जाएगी। सभी धातु इसमें आती हैं और ग्रेफाइट धातु इसी में आती है। कुचालक, कुचालक 10⁻20 से 10⁻10, कुचालक या अचालक, अचालक 10⁻20 से 10⁻10, लकड़ी और प्लास्टिक इसी में आती है। अर्धचालक, अर्धचालक, अर्ध देखो दार है ना, जैसे 6 बन रहा है, तो 10⁻6 से 10⁻4 के बीच जिनकी चालकता की परास होगी उन्हें क्या बोलेंगे, अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी किस में आते हैं, अर्धचालक में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अर्धचालक के प्रकार की। अर्धचालक के प्रकार 2 टाइप के हैं, इस पर क्वेश्चन बन चुका है, एन टाइप और पी टाइप। इसको कैसे याद करना है, यदि आप 4 संयोजी में 5 संयोजी वाला तत्व मिलाते हो तब वो एन टाइप का अर्धचालक बनता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो 4 वाले कौन से होते हैं, जिसके लास्ट 4 संयोजकता बचती है। देखो 2 4 कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 4 संयोजी तत्व होता है। चांद, इसको देखो याद कैसे करना है, 4 संयोजी वाले कौन से होते हैं, चांद, सी, जमीन, संग, प्रेम से बोल। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 4 संयोजी तत्व हैं। कार्बन 6, सिलिकॉन 14, आप ऐसे रिलेट करके चले जाएंगे। तो चांद, सी, जमीन, संग, प्रेम से बोल, तो 4 संयोजी वाले तत्व हैं, ठीक है। अब यदि 4 संयोजी में 5 संयोजी वाला अगला कौन सा होता है, नाइट्रोजन 7 पे, तो इस 14 के बाद अगला 15 फास्फोरस हो जाएगा। जर्मेनियम के बाद अगला कौन सा आएगा, नैना, परदेसी, ऐसे, फिर हो जाए आर्सेनिक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपके 5 संयोजी तत्व हो गए। यदि आप इन 5 को इन 4 वालों में मिला रहे हो तो इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि 4 से तो 4 कनेक्ट हो जाएंगे, 4 इसके इलेक्ट्रॉन है और 5 इसके हैं, तो 4 से तो 4 कनेक्ट हो गए और बचे कितने, जो 5वां बचेगा वो मुक्त रहेगा। तो 5वां इलेक्ट्रॉन ही विद्युत आवेश का वहन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एन टाइप का चालक। इसलिए क्वेश्चन बना था, यदि हम सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दें तो किस टाइप का चालक बनेगा, एन टाइप का। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। पी टाइप किसको बोलेंगे, यदि 4 संयोजी में 3 संयोजी मिला दें। देखो फिर से चांद, सी, जमीन, संग वाला 4 संयोजी वाला कौन होगा, चांद, सी, जमीन, संग, प्रेम से बोल, ठीक है। अब इसमें हम यदि 4 की वजह 3 संयोजी वाला मिला दे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यानी कि बेरिलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिनियम। तो यदि हम 3 वाले को 4 वाले में मिलाएंगे तो इसमें एक क्वार्टर खाली स्थान बचेगा, क्योंकि 3 ही तो फिल हो पाएंगे। तो वो जो क्वार्टर होता है वो क्या करेगा, वो इन धनात्मक छिद्रों के कारण चालकता को प्रोवाइड करेगा, यानी कि इनकी चालकता धनात्मक छिद्रों के कारण होगी, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्वार्टर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि यदि सिलिकॉन में एल्युमिनियम मिला दिया जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। अब ठोसों के जो चुंबकीय गुण थे उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है और बना हुआ भी है। अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ किसको बोलते हैं, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाएं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित हों, जैसे VO2, CO, कॉपर ऑक्साइड, आयरन, क्रोमियम, Mn, निकिल, ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, और उनका यह गुण क्या कहलाएगा, अनुचुंबकत्व कहलाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, देखो यदि आप किसी कक्षक में P में ही मान लें कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 6, तो आपने 1 2 हुंड के नियम के अनुसार 3 4 5 6, तो आपने इसमें सारे के सारे भर दिए। तो इसमें सारे के सारे युग्म बने हुए हैं, तो ये तो सारे हो गए युग्मित। यदि 5 भरने होते तो एक हट जाता है यहाँ से, तब इसमें क्या बच जाता है, एक अयुग्मित। तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो। देखो प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित होंगे, अनुचुंबकीय आकर्षित होंगे लेकिन दुर्बल रूप से। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते, इसमें सारे फिलअप मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, जैसे कॉपर प्लस, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो जब सिखाया जाएगा तब आपको याद भी हो जाएगा, अच्छे से पता भी लगेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको ध्यान रखने हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ जो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, यानी आपने इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा और ये प्रबल रूप से आकर्षित हो गए, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, ETC, ये क्या होंगे, लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हो जाएंगे। प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण
जिसमें लोह चुंबकत्व की कल्पना की जा सकती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि कल्पनीय वाले हैं, यानी कि इमेजिनेशन वाले हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन से पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, तो प्रतिलोह चुंबकीय का। Mn, MnO2, Mn2O3, Fe इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। फिर है फेरी चुंबकीय पदार्थ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संरेखण विपरीत दिशा में होता हो जिसमें, उसे क्या बोलेंगे हम, फेरी चुंबकीय, यानी कि फेरी वाला किसी भी दिशा में चला जाता है, विपरीत दिशा में भी चला जाता है। जब आप उसको आवाज़ लगाओगे फेरी वाले को तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संरेखण किस में होगा, विपरीत दिशा में होगा। चुंबकीय आघूर्ण इनका 0 नहीं होगा। Fe3O4, MgF2O4, ZnFtO4, F2O4, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने की। देखो फेरी चुंबकीय में आयरन वाले और लंबे लंबे फॉर्मूले आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि ये फेरी चुंबकीय वाले हैं। अब जो दोष को लेकर पूछे गए थे क्वेश्चन वो भी देखते हैं। थोड़ा सा पहले क्रिस्टल जालक के बारे में जान लेते हैं, यानी कि क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं। क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की अंतराकाश में त्रिविम व्यवस्था को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल जालक। क्या आपने 3 डायमेंशन इमेज ली अंतराकाश में और आपने इस पर एक गोला बना लिया कुछ भी करके इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपने इसमें बना लिया और इसकी डायरेक्शन ऐसे गोला करके बना दी, तो आपको पता है कि इसमें 3 डायरेक्शन आ चुकी हैं, तो 3 डायमेंशन है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की, तो ये जो इस पर साइड पर कोने होंगे इसके अवयवी कण को, पार्टिकल्स को डिनोट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी व्यवस्था, ऐसी अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, आपका क्रिस्टल जालक कहलाएगा। इसके गुण क्या होंगे, जो इसका प्रत्येक बिंदु होगा वो जालक बिंदु कहलाएगा, और ये निश्चित ज्यामिति ज्योमेट्रिक इमेज बनाएंगे और प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को बताएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक आपसे 12th में यूनिट सेल के बारे में पूछा जाता था, एक एक कोष्ठिका किसको बोलते हैं। तो एक एक कोष्ठिका वह सूक्ष्म इकाई है जो बार बार पुनरावर्तित या रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक एक कोष्ठिका बोलते थे। ये आपको डेफिनेशन के तौर पर पढ़ लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, इसके प्रकार को लेकर क्वेश्चन बने हैं, इसके प्रकार को लेकर क्वेश्चन बने हैं। इसके प्रकार में आपको कौन से पढ़ने हैं, सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको सिंपल क्यूबॉइड भी बोलते हैं। सिंपल क्यूबॉइड जो यूनिट सेल किसको बोलते हैं, इसमें प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण होता है, उसको क्या बोलेंगे, सरल, सिंपल। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरल का अन्य नाम क्या है, तो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है, जिसके प्रत्येक कोने पर क्या हो, एक अवयवी कण हो। तो सिंपल क्यूबॉइड में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि फॉर्मूले में रखा जाता था 12th में उस टाइम, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि सिंपल है तो सिंपल में 1, कितने परमाणु, सिंपल में 1। फिर केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका जिसके केंद्र में परमाणु हो, उनमें से पहला टाइप हो अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित। तो पहला टाइप कौन सा है इसमें, अंतः केंद्रित, जिसको बॉडी क्यूबॉइड, बॉडी सेंट्रल क्यूबॉइड भी बोलते हैं, BCC। तो देखो इसमें से कैसे ध्यान रखना है, प्रत्येक कोने पर तो हर बार एक अवयवी कण रहेगा, इस बार एक अंतः केंद्र में चला जाएगा, तो प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण दिखा दिया हमने और एक केंद्र में। तो इसमें टोटल जो परमाणु होते हैं, तो बाहर वाले कोनों के कारण 1 और एक अंदर वाले के कारण, तो इसमें कितने होते हैं, 2। सिंपल ध्यान रखेंगे, सिंपल में 1, BCC यानी कि B 2 पे आता है, तो इसमें Z की वैल्यू 2 होती है, दोनों याद हो जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछो फलक केंद्रित, प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण होगा और इस बार फलक के केंद्र में होगा, तो फलक केंद्रित हो जाएगी, जिसको हम FCC भी बोलते हैं। FCC देखो इसमें 4 पहले तो कोने पे रख दिया हमने, फिर इसके प्रत्येक फलक में भी हमने एक एक पॉइंट रख दिया है, तो इसमें जो Z की वैल्यू आती है कितनी आती है, 4 आती है। तो FCC में कितनी आती है, Z की वैल्यू 4 आती है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, प्रत्येक कोने पर तो एक अवयवी कण होगा ही, 2 विपरीत फलकों के केंद्र में होगा, तो विपरीत फलक या तो ये वाले हों या आमने सामने वाले हों, तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है किसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब एक एक कोष्ठिका के घनत्व की गणना का सूत्र आपको दिया गया था 12th में, जो आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। पता लगा आपको केवल फॉर्मूला ही पूछ लिया। एक एक कोष्ठिका के घनत्व की गणना का सूत्र क्या होता है, तो D बराबर Z इंटू M अपॉन A⁻³ इंटू Na। D बताता है डेंसिटी यानी कि घनत्व को, जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाता है। Z बताता है परमाणु की संख्या को, जो अभी बताया मैंने, सिंपल क्यूबॉइड के लिए 1 होगी, BCC के लिए Z की वैल्यू 2 होगी और FCC के लिए 4 होगी। F और 4 B 2 पे आता है और सिंपल के लिए 1। M बताता है परमाणु का द्रव्यमान यानी कि अणुभार कितना होगा, और A बताता है उस घन के कोर की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, और Na बताता है एवोगाद्रो नंबर, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.03 इंटू 10⁻23। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। Na क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर होता है। अब इस फॉर्मूले को आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, लिख के देख लेना है, पता लगा आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया। अब ठोसों में अपूर्णता या दोष को लेकर क्वेश्चन बना था, जिसको उष्मागतिकी दोष भी बोलते हैं, भी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा मैं आपको। अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन होना,
आपने अवयवी कण रखे हुए हैं, ये आपने एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है, और आपने इस क्रिस्टल में देखा कि जो इसके अवयवी कण थे इनमें विचलन और दोष उत्पन्न हो गया है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। ये किस पर निर्भर होता है, ताप पर, इसलिए इन दोषों को हम क्या बोलते हैं, उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। इसने क्वेश्चन बनाया था लेकिन वो डिलीटेड में चला गया था, किस प्रकार बनाया था वो देखेंगे आगे। ठोसों में बिंदु दोष के प्रकार देखो, ध्यान देंगे, बिंदु दोष कौन कौन से हैं, स्टैक्योमितीय दोष और नॉन स्टैक्योमितीय दोष, दो टाइप के होते हैं। उनमें से हम जो स्टैक्योमितीय दोष पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या आते हैं। ये दोष किस में उत्पन्न होता है, धनायन तथा ऋणायनों के अनुपात में जब कोई अंतर नहीं रहता, यानी कि आपने एक सॉलिड बनाया, उस सॉलिड में आपने देखा कि जितने पॉजिटिव वाले थे उतने ही नेगेटिव वाले हैं, तो इनके अनुपात में कोई अंतर ही नहीं है, तो उस दोष को बोलेंगे हम स्टैक्योमितीय दोष। यानी कि दोष तो आया लेकिन इन धनायन ऋणायन की संख्या समान रही, अनुपात में कोई अंतर नहीं आया, तो उसको बोलेंगे स्टैक्योमितीय दोष। इसका पहला एग्जाम्पल था शॉटकी दोष, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या पढ़ना है आपने, समान संख्या में धनायन ऋणायन अपने नियत जालक बिंदु को छोड़कर रिक्तिका बना लेते हैं, तो रिक्तिका बना लेते हैं अपने जालक बिंदु को। आपने पूरे बॉक्स में देखा कि यहाँ पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, इन्होंने दोनों ने अपना नियत स्थान छोड़ दिया, तो यहाँ तो रिक्तिका बन गई और दोनों ने सेम अनुपात में छोड़ा, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है, स्टैक्योमितीय का, यानी कि धनायन ऋणायन में कोई अंतर नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का और KBr का। KBr का इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या नोट ध्यान रखना है, इनमें ठोस का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि प्लस और ऋणायन दोनों ने अपना नियत स्थान छोड़ दिया, रिक्तिका बना लिया, तो ठोस का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आप टेम्परेचर की वृद्धि करें तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ताप वृद्धि से बढ़ जाता है, विद्युत चालकता बढ़ेगी और ठोस का स्थायित्व घटेगा। ये इसके प्रॉपर्टीज है कि जो शॉटकी दोष है, शॉटकी दोष में विद्युत चालकता बढ़ती है और ठोस का स्थायित्व घटता है। इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं। फ्रैंकल दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष में केवल आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, धनायन धनात्मक आयन के द्वारा अपना नियत जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाश में चले जाने से ये दोष उत्पन्न होता है। कि आपने पूरा बॉक्स देखा, उसमें से केवल एक पॉजिटिव वाला, देखो यहाँ पे एग्जांपल बना हुआ है ना, इसमें से पॉजिटिव वाला अंतराकाश में चला गया, तो जहाँ से हटा वहाँ तो बनाएगा रिक्तिका दोष, और जहाँ ये गया अंतराकाश में वहाँ बनाएगा अंतराकाशी दोष। तो इसमें कंडीशन में क्या क्या गुण दोष आते हैं, इसी को एक तो दूसरा नाम ध्यान रखना है, विस्थापन दोष किसको बोलते हैं, फ्रैंकल दोष को बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके जिंक सल्फाइड, AgCl और AgBr, ये इसके एग्जाम्पल है। इस दोष में ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि उसने अपना स्थान छोड़कर केवल कहाँ गया, अंतराकाश में। रिक्तिका दोष किसको बोलते हैं, जहाँ खाली स्थान बन जाए वो रिक्तिका दोष। इसमें ठोस का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसमें अपरिवर्तित, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों दोष पाए जा रहे हैं, जहाँ से हटा वहाँ रिक्तिका दोष और जहाँ गया अंतराकाशी दोष, तो बैलेंस हो गया, तो इसलिए ठोस का घनत्व क्या रहेगा, डेंसिटी अपरिवर्तित, नो चेंज। अंतराकाशी दोष में ठोस का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एटम चला गया है, तो बढ़ा देगा दोष उसको, घनत्व को। फ्रैंकल दोष में ठोस की विद्युत चालकता बढ़ेगी जबकि स्थायित्व घटता जाता है, तो घट जाता है, स्थायित्व घटेगा और विद्युत चालकता बढ़ेगी, ये दोनों तो सेम है। फ्रैंकल दोष में भी यही था और शॉटकी दोष में भी यही था। क्यूरी ताप किसको बोला जाता है, वह ताप जो अनुचुंबकीय पदार्थ, वह ताप जिस पर अनुचुंबकीय पदार्थ लो चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूरी ताप बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। संक्रमण ताप किसको बोलते हैं, जिस पर पदार्थ अतिचालक की भांति व्यवहार करने लगता है, अतिचालक की भांति यानी कि सुपर कंडक्टर की भांति व्यवहार करेगा, उसको बोलेंगे हम संक्रमण ताप। एफ केंद्र का भी जिक्र था आपके सिलेबस में। धातु अधिक के दोष में उत्पन्न होता है एफ केंद्र, और ये पदार्थों को रंग प्रदान करने का काम करता है। प्रकाश के संपर्क में आते ही वो कैसा चालक बन जाता है, प्रकाशिक चालक बन जाता है। अब यदि आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको इस चीज़ की जो PDF वगैरह मिलती रहे। अब क्वेश्चनों पे आते हैं, निम्न में से किस दोष को उष्मागतिकी दोष कहा जाता है, तो उष्मागतिकी दोष सारे के सारे कहलाते हैं, तो इसने ऑप्शनों में उस हिसाब से नहीं रखा। इसको लिखना था कि निम्न में से कौन सा दोष उष्मागतिकी दोष नहीं है, तो इसलिए इसने इसका जो आंसर नहीं दिया, सबको फुल मार्क्स दे दिए थे। इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं। वे ठोस जिनकी चालकता 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है, क्या कहलाते हैं, देखो चार चालक, तो चालक कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे, ये आपको आंसर करना था। उसके बाद आर्सेनिक के साथ अपमिश्रित सिलिकॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन, तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये 4 वाला है, ये 5 वाला है, तो आप किसको मिला रहे हो, सिलिकॉन के साथ अपमिश्रित आर्सेनिक के साथ 4 वाला मिला रहे हो, तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा जो N टाइप का चालक अर्धचालक बनाएगा, N टाइप का अर्धचालक बनाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा आर्सेनिक में कितने संयोजकता वाले तत्व मौजूद होते हैं, तो आर्सेनिक अभी बताया था मैंने, चांद, सी, जमीन, संग, प्रेम से बोल, ये 4 वाले थे। फिर उसके बाद बताया नैना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब बिरान, तो आर्सेनिक 5 नंबर पे आ रहा था, तो 5 संयोजकता वाला हो जाएगा तत्व। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आभासी ठोस का उदाहरण है,
तो आभासी ठोस या प्रस्यूडो ठोस किसको बोला जाता है? जो अक्रिस्टलीय थे। अक्रिस्टलीय में कौन आता है? कांच आता है, प्लास्टिक आती है, रबड़ आती है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन बना निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है? प्रवाह की प्रवृत्ति किस में होती है? टेंडेंसी फ्लो होने की। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें प्रवाह यानी कि बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनको अमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। किसको? अक्रिस्टलीय ठोस को। ये ध्यान रखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था। फिर इसके बाद स्टैक्योमीथीय दोष निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रिस्टल दोष का उदाहरण है? तो स्टैक्योमीथीय दोष किसके प्रकार थे? स्टैक्योमीथीय और नॉन स्टैक्योमीथीय, बिंदु दोष के। तो बिंदु दोष इसका आंसर हो जाएगा, बिंदु दोष इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।